Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I'm Dr. Mukesh Parik, and in the series of previous year questions from unit number 1, drama for English Literature Net JRF, this is our 15th question. ये जुलाई 2017 में शायद दिसंबर का पेपर है. So in his views on the death of Cordelia in King Lear, which is the ground not specially cited by Samuel Johnson. सैमुअल जॉनसन का नाम सबको स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने प्रेफिस टू शेक्सपियर लिखा है. सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रेफिस, एक सेकेंड, प्रेफिस टू शेक्सपियर, प्रेफिस टू शेक्सपियर. कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर प्रीफेस को प्रेफिस क्यों बोल रहे हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेफिस. प्रेफिस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन का एक बहुत बड़ा फेमस और हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर नेट में क्वेश्चन इसका आता है. इट्स अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म. तो इन दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट different dramas of Shakespeare and has given his views on criticism बोल सकते हो इसको, and he has given his views on the कि भी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या कमियां हैं. तो ही वाज द फर्स्ट राइटर हु पॉइंटेड आउट द फॉल्ट्स इन शेक्सपियर. एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने किंग लियर, अब किंग लियर की कहानी पहले पता होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को. तो किंग लियर जो है उसमें 3 लड़कियां होती है किंग लियर के, और वो सबके सामने दरबार में उनसे पूछता है कि उसकी एज 80 ईयर्स हो गई है और वो ये कह रहा है कि भाई आज जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो जितना अच्छी तरीके से बोल के दिखाएगा मैं उसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दूंगा. तो जो उसकी गॉनरील और रीगन नाम की 2 बड़ी लड़कियां होती है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलती है और वो उनको बहुत अच्छा अच्छा राज्य भी दे देता है. और कॉर्डेलिया कंवारी है, उसका आज स्वयंवर भी है, 2 उसके लिए रिश्ते आए हुए हैं. लेकिन वो लड़की सच ज्यादा बोलती है, सच भी ऐसा जो बुरा लगने वाला. तो अपने पापा को बोलती है, फादर को, कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक लड़की अपने फादर को कर सकती है. मैं अपनी बहनों की तरह नहीं बोलना चाहती. अगर ये सारा प्यार आपको करती है तो फिर अपने पति को क्या प्यार करेंगी. और फिर वो फादर उससे चौंक जाता है दरबार में, उसकी ईगो हर्ट होती है ना. तो वो उसको पूछता है कि बिल्कुल प्यार नहीं करती, नथिंग. तो वो लड़की बोलती है नथिंग. तो फिर वो कहता है नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, और उसको कुछ नहीं देता. और दोनों को पूछता है राजकुमारों को. तो एक राजकुमार छोड़ के चला जाता है कि भाई बरगंडी वाला, कि मैं इससे क्या शादी करूंगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, अब तुम उसको डाउरी भी नहीं दे रहे हो. लेकिन पेरिस जो फ्रांस का राजा होता है वो उससे शादी कर लेता है कि इतनी अच्छी और बोल्ड और सच बोलने वाली लड़की मेरी रानी बनेगी, मुझे चाहिए. ठीक है. लास्ट में इस प्ले में क्या दिखाते हैं कि दोनों लड़कियां अपने फादर को धोखा देती हैं और कॉर्डेलिया को मरते हुए दिखाया गया है प्ले के अंदर. अब क्वेश्चन देखो उस पर क्या पूछा गया है कि भाई किस ग्राउंड पे, फिर से क्वेश्चन देखिए, इन हिज व्यूज ऑन डेथ ऑफ कॉर्डेलिया इन किंग लियर विच इज द ग्राउंड. ग्राउंड का मतलब है आधार, नॉट स्पेसिफिकली साइटेड बाय सैमुअल जॉनसन. तो देखो पहला उसने कहा है कि देखो एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को. अब मैंने थोड़ी अप्रोच बदल ली है, मैं थोड़ा सा स्लोली क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए. ये जो राइटर है हमारा डॉक्टर जॉनसन, वो नियो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म कर रहा है. ओके, नियो क्लासिकल याद रखना है, दिमाग में फिट. तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द नेचुरल आइडियाज ऑफ जस्टिस. तो पहली बात तो उसने ये वाला पॉइंट बिल्कुल कहा है कि साहब जस्टिस ही सही नहीं, अच्छी लड़की को मार दिया तूने जो सच बोलने वाली है, तो जनता पे क्या असर पड़ेगा. उसने बिल्कुल ये बात कही है प्ले में. हमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ग्राउंड, किस बेस पे, कौन सा बेस सही नहीं है इसमें. तो ये तो है. दूसरा, इट इज कॉन्ट्ररी टू नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ डेकोरम. अब मैंने कहा नियो क्लासिकल राइटर है लेकिन नियो प्लेटोनिक नहीं है. तो अब एक आप सबको एक काम करना होगा स्टूडेंट्स को. नियो प्लेटोनिक, नियो प्लेटोनिक क्या है? प्लेटो को फॉलो करने वाले जो नए राइटर्स थे उनको भी बोल सकते हो, और आप प्लॉटस को भी बोल सकते हो कि भाई एक खास किस्म के रोमन कल्चर में कुछ थिंकर्स थे जिनको हमारे 17th सेंचुरी के और 16th सेंचुरी के कुछ पोइट्स ने फॉलो किया था. उसको बोलते हैं नियो प्लेटोनिक आइडिया. और ये राइटर नियो प्लेटोनिक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है. नियो प्लेटोनिक में एक डेकोरम का आइडिया आता है. इसमें उसने डेकोरम की बात नहीं की है कि भाई उसको मार करके और डेकोरम
डेकोरम का मतलब होता है द करेक्ट वे ऑफ शोइंग समथिंग। इस बारे में उसने बिल्कुल बात नहीं की है। इट इज कॉन्ट्ररी टू द होप ऑफ द रीडर, बिल्कुल सही है, ये बात भी उसने कही है। इट इज कॉन्ट्ररी टू द फेथ ऑफ क्रॉनिकल्स, क्योंकि हिस्ट्री में जहां ये किंग लियर जो ड्रामा है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ हिस्टोरिकल प्ले, किसी जमाने में किंग लियर हुआ है और उसके अंदर इस तरह से नहीं दिखा रखा, इसका मतलब है इस बारे में भी उसने बात की है। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि थर्ड है। अब मैंने उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि भाई इसमें नेचुरल आइडिया ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, द वर्चुअस कॉर्डेलिया शुड नॉट पेरिश, है ना, जॉनसन ने ये वाली बातें कही है कि भाई वर्चुअस है लड़की तो उसको मारते हुए मत दिखाओ, जनता पे बुरा असर पड़ेगा। और जो नियो क्लासिकल क्रिटिक होते हैं, नियो क्लासिकल राइटर्स होते हैं, वो नेचुरल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये नेचुरल ज्यादा रहेगा कि भाई खराब को एंड होते हुए दिखाओ और अच्छे को परसिस्ट करते हुए दिखाओ। ठीक है, होप ऑफ द रीडर इंपॉर्टेंट है और फेथ ऑफ क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब है जिन हिस्ट्री बुक्स को स्टडी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या मेंशन नहीं है जो मैंने अभी बताया, नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ डेकोरम। नियो प्लेटोनिक आप अलग से भी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में नियो प्लेटोनिक को डिस्कस करूं, लेकिन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे किसी और क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। फिर हमें कि भाई प्रेफिस ऑफ शेक्सपियर कब छपा, तो ये 1765 में छपा, और ये वाली लाइन उसमें फेमस है, कॉन्ट्ररी टू द नेचुरल आइडियाज ऑफ जस्टिस, टू द होप ऑफ द रीडर एंड टू द फेथ ऑफ क्रॉनिकल्स। ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज उस ऐसे में आती है। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आराम से देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। मैं जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ा रहा हूं इस बार, हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्लोली डिस्कस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको किस तरह की अप्रोच ज्यादा पसंद है। फिर है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय डेविड हेयर। ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर है स्टूडेंट्स, ये अभी लिटरेचर फेस्टिवल में भी आए थे कुछ साल पहले जयपुर में। इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी ऑफ स्टेट ऑफ द नेशन प्लेज। अब आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अपने आपको रेडी कर लेना है कि स्टेट ऑफ द नेशन नाम का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टेट ऑफ द नेशन के प्लेस की कैटेगरी किस राइटर ने लिखी है, तो वो आपको डेविड हेयर का नाम याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय डेविड हेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी। तो एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि अगर हम आपको जो स्टूडेंट्स इंग्लिश कॉस्मोस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारे नोट्स मिल रहे हैं, अलग से पीडीएफ भी मिल रही है, और अलग से आपको और भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, उनमें हर तरीके से आपको तरह तरह की नॉलेज दे रहा हूं। लेकिन जो बच्चे इस केवल इस वीडियो को ही देख पाएंगे, वो एक बात का ध्यान रखें कि अगर वो स्टूडेंट केवल ट्रिलॉजी भी याद कर लेते हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पर मेरा पर्पस यहाँ पे कुछ और है कि मैं आपको इस तरह से तैयार करूं कि एक क्वेश्चन से ज्यादा नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेविड हेयर 1947 के में पैदा हुए ब्रिटिश प्ले राइट है, और ये किस लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल एंड सोशली एंगेज्ड ड्रामा के लिए। मतलब इनके जो ड्रामाज हैं वो पॉलिटिकल थीम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं भी क्लास में काफी सारी पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूं ताकि हमें लिटरेचर का एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जिस वर्क ऑफ आर्ट की पॉलिटिक्स नहीं होती है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होता। हिज प्लेज क्रिटिकली एग्जामिन इंस्टीट्यूशन सच एज पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉ, मीडिया एंड फाइनेंस। सभी प्लेज में उन्होंने इन सब चीजों को उठाया है। अब हमें जो ऑप्शंस दिए वो देखिए, ऑप्शंस में क्या है कि भाई द एब्सेंस ऑफ वॉर एक प्ले है, रेसिंग डीमन है, द पावर ऑफ यस है, और मर्मरिंग जजेस है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑप्शंस में द एब्सेंस ऑफ वॉर, ये थर्ड प्ले है डेविड हेयर के स्टेट ऑफ द नेशन ट्रिलॉजी का। इट फोकसेस ऑन द लेबर पार्टी एंड ब्रिटिश इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एब्सेंस ऑफ वॉर याद रखना है आपको, ठीक है। लेबर पार्टी आपको पता है कि इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं। रेसिंग डीमन का जो क्वेश्चन है उसको कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए ये इनका फर्स्ट प्ले है इस ट्रिलॉजी का। इट एग्जामिन्स द चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसको अपन एंग्लिकन चर्च भी बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। और एंग्लिकन चर्च जो है वो हेनरी एट्थ ने एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, कौन थे हेनरी एट्थ, एलिजाबेथ के फादर, एलिजाबेथ जो फर्स्ट क्वीन हुई है, तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के को एग्जामिन किया रेसिंग डिमन के अंदर फेथ एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, कि भाई
इंग्लैंड के लोगों का फेथ तो बहुत ज्यादा है, नाम तो एंग्लिकन चर्च रख लिया, कहने को प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन रिचुअल सारे के सारे कैथोलिक्स मानते हैं ये लोग। आपको ताज्जुब होगा ये बात जानकर कि ये एक इश्यू है, इसीलिए इसने लिखा है कि डीमन यानी कि दैत्य तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जब कोई चीज आपको डराती है तो भूत की जगह हम उसको डीमन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरा प्ले है द पावर ऑफ यस, द लेटर पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्ले अबाउट 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये शायद इन्हीं दिनों की बात है जब डेविड हेयर लिटरेचर फेस्टिवल में आए थे जयपुर। आपको मालूम है बहुत बड़ी स्लम्प आई थी मार्केट के अंदर 2008 के अंदर, बहुत ज्यादा। भारत जैसा देश आपने नहीं देखा होगा जिसमें स्लम्प का असर कम होता है, क्योंकि हम लोग बचत करने वाले और कम खर्चा करने वाले लोग हैं। अब जो पीढ़ी आ रही है वो ज्यादा खर्चा कर रही है, तो उनको आने वाले समय में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटिश लोगों की तरह स्लम्प के अंदर लगभग ज्यादा गरीब होंगे सब लोग। स्लम्प का मतलब होता है मार्केट का अचानक से नीचे चले जाना, पैसे की कमी हो जाना, उद्योग धंधों पर असर पड़ना। उसका एक अलग रीजन था जो मैं भी यहां डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि प्ले में उस सब की कहानी आई है इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी स्लम्प आई थी। आप 2008 को गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये वाला जो प्ले है इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये प्ले उस ट्रिलॉजी का हिस्सा नहीं है। और चौथा प्ले है यहाँ पे मर्मरिंग जजेस, द सेकंड प्ले ऑफ द ट्रिलॉजी टू एग्जामिन्स द ब्रिटिश लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। तो इस तरह से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, द पावर ऑफ यस। एक बात क्या पता चली, डेविड हेयर के बारे में पता चला आज कि डेविड हेयर भी एक बहुत बड़े राइटर हैं, और एक साथ पता चला कि इन्होंने स्टेट ऑफ द नेशन नाम का कॉन्सेप्ट दिया है ड्रामा के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है? लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को भी एग्जामिन करने की जरूरत पड़ती है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में अभी तक इस तरह के ड्रामाज नहीं लिखे जा रहे हैं, है ना। अब जाकर के कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये नए 3 लड़के आए हैं, इनमें से वो जो दास दास करके एक लड़का है ना, ही हैज सेड दैट कि अगर जुडिशरी हमारे रास्ते में आएगी तो हम जुडिशरी को भी एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी जस्टिस डिले होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के नॉवेल्स और ड्रामास हमें आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो अलर्ट है और एजुकेटेड है और इंफॉर्मेशन से मतलब कंप्लीट हो रखी है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे रील देखते होंगे, वो पॉजिटिवली भी रिसर्च करते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि आने वाले दिनों में वी विल हैव दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स एंड प्लेज वेयर आवर राइटर्स विल बी स्टडिंग द जुडिशियल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, जो उनके यहाँ पे बहुत पहले ही हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय डेविड हेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी, जिसमें उस ट्रिलॉजी का नाम रखा है उन्होंने द स्टेट ऑफ द नेशन, एब्सेंस ऑफ वॉर, रेसिंग डीमंस, द पावर ऑफ यस और मर्मरिंग जजेस। तो इसमें थर्ड इसका आंसर है कि ये उसकी ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है। बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे ही दी आप लोगों को। तो अब एक क्वेश्चन आया आपका 17 नंबर का। ये क्वेश्चन इसलिए फेमस है क्योंकि लगभग पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रशियन राइटर जिसका नाम है एंटन चेखव। एक तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एंटन चेखव जो है वो एक नॉवल राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लेकिन उनके 3-4 ड्रामास बहुत फेमस है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है द चेरी ऑर्चर्ड। आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं कि एंटन चेखव इज अ रशियन राइटर, ही इज फेमस फॉर नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। लेडी विद डॉग इनका बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है। अब अगर आप इसकी कहानी समझोगे तो ये क्वेश्चन वैसे भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इल्यूजन डस ल्यूबा रेनेस्की इन एंटन चेखव्स प्ले द चेरी ऑर्चर्ड हैव एज शी लुक्स एट द ऑर्चर्ड, कि उसको क्या इल्यूजन दिखता है। पहला, शी सीज इट ग्लीमिंग विद अ ब्लूइश ऑरा, क्या उसको नीली नीली आभा नजर आती है उसमें। शी सीज हर डेड मदर वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड, उसको अपनी मरी हुई मां उसमें घूमती नजर आती है। शी सीज इट फुल ऑफ राइप फ्रूट्स विदाउट अ ट्रेस ऑफ लीव, पत्तों के बिना केवल फल लगे हुए यानी कि चेरी के। शी सीज हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स प्लेइंग इन द ऑर्चर्ड, चारों में से कौन सा सीन वो देखती है, इल्यूजन उसको नजर आता है, यानी कि हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन मतलब यहाँ पे हेल्यूसिनेशन होना चाहिए।
अब मैं इसका आंसर दूं उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि पूरी डिटेल आप ले लो, ठीक है। डिटेल क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो राइटर है हमारा, ये कौन है, ठीक है। आंसर अगर आप चाहो तो पहले मैंने आंसर लिख दिया है कि शी सीज हर डेड मदर वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड। तो रेनेस, ये इसका पूरा नाम है एज रेनेस रेनेवेस्काया लुक्स एट द चेरी ऑर्चर्ड, शी ब्रीफली imagines that she sees her dead mother walking. It is actually an illusion created by her nostalgia and emotional attachment to her childhood home. जो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे ये जो चेरी ऑर्चर्ड है ये पास्ट को और अथॉरिटी को शो करता है और कैसे ये बिकता है इस ड्रामा के अंदर और कैसे वो दुखी होती है जो इसकी लड़की है। एंटन चेकव जो है, ये देख लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ का ईयर, वाज अ रशियन प्लेराइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। फेमस फॉर रियलिज्म, साइकोलॉजिकल डेप्थ, सटल ह्यूमर एंड ड्रामा ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। जो इन्होंने ड्रामा लिखा है, अच्छा देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आपको ना एक रिसर्च करनी है चेकॉव्स गन, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं फ्यूचर प्रोफेसर्स को, मेरे एक एक क्लास में कुछ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप एक बार देखिए कि चेकॉव्स गन क्या होता है। सर ने ये आपको एक टास्क दिया है, सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेरे कॉस्मोस के इंग्लिश कॉस्मोस के स्टूडेंट्स हो चाहे वो नहीं हो, थोड़ा सा गूगल करके देखें ये और अपनी कॉपी में नोट बना लें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। ये एक टेक्निक होती है, यानी कि कितना बड़ा ड्रामेटिस्ट हुआ है कि इसकी वजह से कुछ टर्म्स फेमस हो गई। और उनकी प्लेज में और नॉवेल्स में भी सटल ह्यूमर होता है। सटल ह्यूमर का मतलब होता है गुप्त हंसी। हंसी खुल करके नहीं आएगी लेकिन आप अंदर ही अंदर हंसोगे, ऐसी सिचुएशंस इन्होंने शो की है। और सारे के सारे प्लेज रियलिज्म पे लिखे गए हैं, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा सिंबॉलिज्म तो है लेकिन ज्यादातर चीजें रियल दिखाई है। मेजर ड्रामाज में क्या आता है इनका, द सीगल, ये क्या करता है, इट एक्सप्लोर्स फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्टिक एम्बिशंस, लव एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, फेमस ड्रामा है। अंकल वान्या बहुत फेमस है, पोर्ट्रेज वेस्टेड लाइफ्स, डिसअपॉइंटेड होप्स एंड द बोर्डम ऑफ प्रोविंशियल एग्जिस्टेंस। जो रशियन नॉवेल्स और ड्रामाज होते हैं उनमें प्रोविंशियल एग्जिस्टेंस को बहुत जोर दिया गया। प्रोविंशियल मतलब होता है बड़े शहरों से दूर का एरिया, प्रोविंस बोलते हैं। और थ्री सिस्टर्स भी बहुत फेमस है, इनका क्रोनोलॉजी भी आप देख सकते हैं। सेंटर्स ऑन थ्री सिस्टर्स लॉन्गिंग टू रिटर्न टू मॉस्को व्हाइल देयर लाइव्स ग्रेजुअली स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब है वो बोर फील करने लगती हैं और वो कैसे वापस मॉस्को आना चाह रही है। और चौथा प्ले है द चेरी ऑर्चर्ड, डिपिक्ट्स द डिक्लाइन ऑफ द रशियन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। आपको मालूम होना चाहिए कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही, जब और 2000 और 1917 के आसपास जब वहां पे क्रांति हुई और जार का शासन खत्म हुआ, तो राजा का शासन जब खत्म होएगा तो लैंडेड जेंट्री भी जाएगी, कुछ हद तक की डेमोक्रेसी वहां पे आएगी, है ना। तो और न्यू सोशल ऑर्डर जो वहां पे रहा है, और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग रोमांटिसिज्म के वर्क्स पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाते हैं, और जब कभी भी हम रशियन नॉवेल्स या ड्रामास की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। तो एक होमवर्क आप और लिख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। किसी स्टूडेंट को अगर लेनिन के राइज की बात समझनी है या रशियन रेवोल्यूशन समझनी है तो उसको डॉक्टर जिवागो जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर जिवागो, ये एक बहुत फेमस, बोरिस पेस्तरनाक, नाम लिख लीजिए, बोरिस पेस्तरनाक, ये इनका लिखा हुआ एक नॉवल है और बहुत फेमस है। और इसके अगर शॉर्ट समरी भी पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रशिया के बारे में, ठीक है। अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं चेरी ऑर्चर्ड की, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर सकें। देखिए क्या होता है, ये एक ल्यूबोव, नाम देख लीजिए, ल्यूबोव रेनेस्काया हमारी हीरोइन है, एंड एम्पावरिश्ड एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर है, गरीब हो गई है, रिटर्न्स टू हर फैमिली, वो वापस अपनी फैमिली एस्टेट में आती है जहां पे उसकी जमीन जायदाद है, लेकिन अब उसके पास रेगुलर इनकम आना बंद हो गई, इसलिए वो इम्पावरिश्ड मतलब गरीब हो गई है। विच इज अबाउट टू बी सोल्ड बिकॉज ऑफ डेट, क्योंकि इस पे कर्ज है तो उसको बेचना है। उसमें एक बहुत बड़ा चेरी ऑर्चर्ड है। तो चेरी ऑर्चर्ड है, जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे मैंने पंजाब में हम रहते थे सुन रखा है कि भाई जैसे हमारे सिलेबस में एक छोटा सा नॉवल था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 10th क्लास में पंजाबी में, उसका नाम था तूता वाला खूह, मतलब शहतूतों वाला कुआं, क्योंकि कुएं से सिंचाई होती है ना,
तो पर्टिकुलर एक खेत है, कैसे किसी के मन में लालच आता है, कैसे वो बिकता है, पूरी कहानी उसके आसपास घूमती है। और वो भी वो समय है जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हम लिंक कैसे करते हैं। आप लोगों ने लिटरेचर ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन पता होना चाहिए कि जब किसी की हवेली बिकती है, जैसे 2 बीघा जमीन एक फिल्म है, आपने कभी नाम सुना हो, लिख लो, ये होमवर्क के तौर पे, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में। या इसके अलावा अगर मुझे याद आ रही है तो साहब बीबी और गुलाम, जिसमें अंदर एक बहुत बड़ी हवेली और उनका किस तरह से जमींदारी प्रथा खत्म होती है, गहने बिकना शुरू होते हैं और वो इतने गरीब हो जाते हैं लास्ट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ना केवल रशिया में बल्कि इंडिया में भी देखने को मिला। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लोपखिन द सन ऑफ फॉर्मर सर्फ, सर्फ्स और सर्फडम के बारे में आपको मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आप प्लीज लिख लीजिए सर्फ क्या होता है, इसको थोड़ा गूगल करिए। उनके यहां पर जो काम काज करने वाले लोग होते हैं अमीरों के यहाँ, उनको सर्फ्स बोलते हैं, ठीक है। सन ऑफ फॉर्मर सर्फ्स बाय द एस्टेट एंड प्लान्स टू कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड फॉर डेवलपमेंट। समझ में आ रहा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सो द ऑर्चर्ड बिकम्स अ सिंबल ऑफ मेमोरी, द एरिस्टोक्रेटिक पास्ट एंड रशियन अंडरगोइंग सोशल चेंज। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको, इसमें 2-3 कैरेक्टर्स बड़े फेमस हैं, जैसे अभी एक कैरेक्टर तो ये लोपकिन है, वारिया और आन्या बहुत फेमस है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई इसके अंदर क्या नहीं देखती है वो, तो वो बाकी सब चीजें देखती है और शी सीज हर मदर। ये क्वेश्चन एक बार मैं पुरानी स्लाइड पे चला जाता हूं। व्हाट इल्यूजन डज लुबिया रेनेस्की इन एंटन चेकोव्स प्ले द चेरी ऑर्चर्ड हैव एज शी लुक्स एट द ऑर्चर्ड? क्या उसको ड्रीम आता है? तो उसको ये वाला ड्रीम आता है, बाकी की चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपको सब्र के साथ सीखना होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये ग्रीक लिटरेचर में से पूछ लिया इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ऑरेस्टिया ट्रिलॉजी। मैंने अभी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसको ग्रीक लिटरेचर नहीं पढ़ा है, तो अभी हम जैसे ड्रामा की यूनिट कवर करेंगे तो वी विल स्टडी फॉर 1 और 2 डेज, एक दिन में हो जाएगा। तो ऑरेस्टिया ट्रिलॉजी है एस्किलस की लिखी हुई, ठीक है। इडिपस हो गया, मतलब ये जो एस्किलिस है ना, जैसे सोफोक्लिस हो गया, एरिस्टोफेन्स हो गया, एस्किलिस हो गया, 3-4 बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑरेस्टिया ट्रिलॉजी मतलब 3 प्लेज हैं, मैं उनके नाम अभी बताऊंगा। उसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी चीज सच नहीं है। पहली कि कैसेंड्रा कर्स्ड बाय अपोलो प्रेडिक्ट्स द डेथ ऑफ एगेमेम्नन थ्रू दो हर प्रोफेसी इज इग्नोर्ड। ये उसके अंदर आती है कहानी, ये मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, अभी काफी टाइम लगेगा और बहुत सब लोग आराम से देखेंगे और सीरियसली सब सुनेंगे। देखो, कैसेंड्रा के ऊपर एक अलग से नोट लिख लो। कैसेंड्रा एक बहुत फेमस फिगर है ग्रीक माइथोलॉजी में। जो ट्रॉय नाम की सिटी है जिसके ऊपर ग्रीक लोग अटैक करते हैं ना, उसका राजा प्रायम की ये बेटी है। अब इसको अपोलो का श्राप क्या मिला हुआ है कि ये प्रोफेसी तो करेगी लेकिन कोई उस प्रोफेसी पे यकीन नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा बोलने वाली बड़बोली औरत के तौर पर वेस्टर्न कल्चर में ये नाम फेमस हो गया, कैसांड्रा। ये आपको याद रखना है। आज कैसांड्रा एक सिंबल बन गया है। जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स के अंदर में भी खास तौर पे जैसे एमा के अंदर कैसेंड्रा की का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो आप अपने आप सर्च आउट करेंगे तो ये कहानी में बाकायदा दिखाया गया है कि जो हमारा एगेमेम्नन है वो इसको लास्ट में जीत लेता है। ये वॉर प्रिजनर बन के आती है बच्चों, वॉर प्रिजनर। इसको वो उठा के नहीं लाता है, ना ये उसकी प्रेमिका है, ये उसकी वॉर प्रिजनर है, क्योंकि ये जीत गए तो उसको उठा लाते हैं। और वो रास्ते भर बताती रहती है कि तू घर पहुंचेगा तो तेरी वाइफ तेरा मर्डर कर देगी लेकिन वो और वो मेरा भी मर्डर कर देगी, लेकिन ये मानता ही नहीं है क्योंकि इसको श्राप मिला हुआ है कि इसकी बात कोई नहीं मानेगा। यानी कि इट हैपेंस इन दिस ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है 3 ड्रामास लिखना। फिर Aegisthus' vengeful feelings of Agamemnon results from their rivalry for the hand of Clytemnestra। इसका जो नाम है Clytemnestra, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करना है, Clytemnestra ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ग्रीक लिटरेचर में। अब ये जो लड़का है ना एजिस्थस, ये क्या करता है,
इस क्लाइटेमेनेस्ट्रा के साथ मिलकर के एगेमेम्नन का मर्डर करते हैं। तो क्या इसलिए करते हैं कि ये इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और इसने शादी कर ली? इसका आंसर यही है क्योंकि ये इस वजह से शादी नहीं करता, बल्कि ये इससे ऑलरेडी नफरत करता है, क्योंकि इनके ये दोनों आपस में भाई लगते हैं, चाचाओं के लड़के। और वो कैसे एक दूसरे को, क्योंकि इसके बाप ने मतलब इसके फादर ने इसके फादर के बच्चों को मारा था, ये मरने के बाद वाले बच्चों में पैदा हुआ, तो ये इसके खानदान से बदला लेना चाहता है। ये जो दो लड़के हैं, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्लाइटेमेनेस्ट्रा क्या करती है, आते जैसे ही ये वॉर से लौटता है ना, तो ये क्या करती है, ये बदला लेती है। आप बोलोगे किसका? क्योंकि अभी आपको कहानी बताऊंगा। इसकी लड़की को क्या होता है कि एगेमेम्नन जब जाने की कोशिश करता है ना युद्ध में, तो वो जहाज रुक जाते हैं, हवाई नहीं चलती। अब यहाँ इज्जत का सवाल है, इनको जाना बहुत जरूरी है वॉर में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वो हेलेन को उठा के ले गया है पेरिस। इज्जत की लड़ाई है। तो एगेमेम्नन को भविष्यवाणी होती है अपोलो की कि भाई तू ना अपनी लड़की की बलि दे। तो ये क्या करता है, अब लड़की इसकी अकेले की थोड़ी है, इसकी पत्नी क्लाइटेमेनेस्ट्रा की भी तो बेटी है वो, लेकिन वो इफिजीनिया को बुलाता है, उसकी लड़की का नाम इफिजीनिया है। इफिजीनिया को ये कह के बुलाता है कि तेरी शादी जो है वो एकिलीस से करेंगे। एकिलीस बहुत बड़ा योद्धा है बच्चों, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, और खास तौर पर ट्रोजन वॉर में वो चली आती है और फिर लोग इसको बलि दे देते। तो ये सोचती है वापस आने दो उसको, मैं उसका बदला लूंगी अपनी बेटी का। तो ये आते ही इसको मार डालती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये आंसर क्यों है, क्योंकि ये देखो ध्यान से सुनो, एजिस्टस वेंजफुल फीलिंग फॉर एगेमेम्नन रिजल्ट फ्रॉम, तो ये इसके साथ ही आता है वॉर से। दोनों भाई हैं, दोनों वॉर में गए हैं, चाचाओं के लड़के, कजन्स। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको मारना चाहता है, लेकिन अब ये फीलिंग इसकी वजह से नहीं है, इसीलिए ये आंसर है। ये तो इनके खानदान में पहले से दुश्मनी चली आ रही, जिसको कहानी नहीं पता वो नहीं समझ पाएगा। यहां तक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, देखो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखो कहानी पूरी समझाऊंगा, डिटेल में पढ़ना, इसी बहाने तैयारी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, अब आंसर तो मैंने दे ही दिया, फिर भी आप देख लो कि ओरेस्टीज हु हैज कम बैक विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग क्लाइटेमेनेस्ट्रा। अच्छा, क्लाइटेमेनेस्ट्रा का जो लड़का है ओरेस्टीज, ध्यान से देखो, वो ओरेस्टीज अपनी मां को मार के बदला लेना चाहता है कि इसने मेरे बाप को मारा था। ठीक है, तो वो आता है, लेकिन भेष बदल के आता है और आकर के इसको कहता है कि ओरेस्टीज मर गया। समझ रहे हो? तो ऐसे करके अनएक्सपेक्टेडली मीट सर एंड प्रिटेंडिंग टू बी अ स्ट्रेंजर, वो आकर के और भेष बदल के आता है। जिन्होंने अभी ओडिसी देखी है उसमें देखा होगा कि जो हमारा हीरो है वो भी भेष बदल के अपने घर में आता है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत कॉमन है। टेल्स हर दैट ओरेस्टीज इज डेड, अपनी ही मौत की खबर अपनी मां को देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये ड्रामा में, ट्रिलॉजी में ये घटना घटित होती है। फिर ओरेस्टीज परस्यूड बाय फ्यूरीज, अब क्या होता है कि वो अल्टीमेटली मार डालता है अपनी मां को। तो अब वहां पे एक रिवाज है कि अगर कोई अपने पेरेंट की हत्या करता है तो जो देवियां हैं गुस्से की, वो पीछे पड़ जाती हैं, फ्यूरीज बोलते हैं उनको। वो आपको मार के छोड़ेंगी, तंग करेंगे आपको। तो ओरेस्टीज परस्यूड बाय द फ्यूरीज फ्लीज फ्रॉम देम, अब वो वहां से भागता है। फिर अपोलो के मतलब मंदिर में पहुंचता है, फिर वहां पे जाकर के थोड़ा सो जाता है। फिर वो जो क्लाइटेमेनेस्ट्रा का भूत आता है और वो उनको उठाता है, भूत उनको उठाता है कि उठो, उस लड़के का से बदला लो। गोस्ट अपीयर्स टू वेक देम अप, ये कहानी भी आती है। इसका मतलब देखो, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, और वापस से आ जाओ, और ये भी ऑप्शन में। लेकिन इन दोनों की जो दुश्मनी है उसका कारण एगेमेम्नन की वाइफ क्लाइटेमेनेस्ट्रा बिल्कुल नहीं है। आंसर तो मैंने दे दिया, समझा भी दिया। अब थोड़ा अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए पूरी कहानी समझा रहा हूं। देखो कैसेंड्रा के बारे में देखो। कैसेंड्रा कौन है? प्रोफेसी ऑफ एगेमेम्नन्स डेथ करती है, पर उस पर कोई बिलीव नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया। एजिस्टस कौन है? रिवेंज बिकॉज ऑफ राइवलरी विद एगेमेम्नन फॉर क्लाइटेमेनेस्ट्रा, ये मैंने 4 आंसर डिस्कस कर लिए, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते। अब आता है कि भाई ओरेस्टिया है क्या, ओरेस्टी नाम की ट्रिलॉजी है क्या। 3 ड्रामाज आते हैं उसमें, कौन कौन से? एगेमेम्नन, द लाइबेशन बियरर्स और द यूमेनाइट्स। पहले तो हम तीनों के नाम समझ लो सभी बच्चे। एगेमेम्नन तो हीरो का नाम है, बहुत बड़ा हीरो है, ट्रोजन वॉर में लड़के आया भाई, ट्रोजन वॉर में लड़ने वालों को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। लाइबेशन का मतलब एक लिक्विड होता है, कलश में लेकर के और मृत लोगों के वहां चढ़ाने जाते हैं। तो लाइबेशन का मतलब है वो लिक्विड बियर करने वाले।
तो यहीं पर ओरेस्टीज की ना अपनी बहन इलेक्ट्रा के साथ मुलाकात होती है। हमेशा याद रखना, जो ओरेस्टीज है ना, जो अपनी माँ को मारता है क्लाइटेमेनेस्ट्रा को, उसकी बहन इलेक्ट्रा अपने पिताजी की कब्र के ऊपर कुछ चढ़ाने के लिए आई है। बियरर मतलब हाथ में रखने वाले, और वो लिक्विड। तो वहां उसकी मुलाकात होती है अपने भाई से, और वो प्लान करते हैं कि कैसे अपनी माँ को मार के बदला लें। और ह्यूमेनाइट्स क्या है? फ्यूरीज का ही नाम है। आप देखो इधर, फ्यूरीज अगर नाराज हैं ये देवियां तो उनका नाम फ्यूरीज है, और जब वो शांत हो जाती है तो उनका नाम ये है। तो ये आपको पता होना। जैसे शिव और शंकर में हमारे यहाँ पे डिफरेंस है कि उग्र रूप वाले तो शंकर हैं और कम उग्र रूप वाले शिव हैं, इसलिए दोनों में अंतर किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। जैसे लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है ना कि लक्ष्मी अगर कमल पर विराजमान है तो उसकी घर में पूजा होती है, लेकिन अगर दुकान में पूजा होती है तो कभी भी देखना ये खड़ी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है। फिर हरी साड़ी पहने हुए का सिंबोलिज्म अलग है, रेड साड़ी पहने हुए का अलग है ना। फिर किन के पैर दिख रहे हैं, अगर पैर दिख रहे हैं लक्ष्मी के, ये मान्यताएं हैं, इनको अंधविश्वास नहीं कहते, इनको हम सिंबोलिज्म से जोड़ के देखते हैं कि पैर दिखने वाली मूर्ति अगर घर में है या तस्वीर है तो वो लक्ष्मी चंचला है, वो जाएगी, टिकेगा नहीं पैसा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर ह्यूमेनाइट सेम गॉडेसेस है, लेकिन वो शांत हैं और ये वो है, तो लास्ट में ये शांत हो जाती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑरेस्टीज को जूरिस के बराबर के वोट मिलते हैं, और एक वोट ज्यादा देकर के इसके अपनी मदर को मारने का जो पाप है उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। तो इसमें जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कानून बनता है इस प्ले के एंड में, इसलिए फेमस है। तो आ जाओ अब कि इसमें क्या क्या दिखाया है। पहले मर्डर दिखाया है, फिर सेकंड वाले में क्या दिखाया है? रिवेंज, और तीसरे वाले में जस्टिस। अब एस्किलिस हमारा ड्रामेटिस्ट है, इसकी और ट्रिलॉजी है। ठीक है। अब इसकी वन पेज रिवीजन क्या होगी देखो। 525 से 456 में ये आदमी पैदा हुआ, जिया। मेजर ग्रीक ट्रेजेडियन की कैटेगरी में आती है। ऑरेस्टी वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 458 BCE एंड इज द ओनली कंप्लीट सर्वाइविंग ग्रीक ट्रेजिक ट्रिलॉजी। इसका भी क्वेश्चन बन गया। एगेमेम्नन की क्या कहानी है? एगेमेम्नन रिटर्न्स विक्टोरियस फ्रॉम द ट्रोजन वॉर विद द ट्रोजन प्रिंसेस कैसेंड्रा एज हिज कैप्टिव। समझ गए? वो युद्धबंदी की तरह आई है। His wife Clytemnestra seeking revenge for the sacrifice of their daughter Iphigenia, मैंने अभी भी बताया था इफिजीनिया को क्यों मारा जाता है। Conspires with Aegisthus, वो एजिस्थस के साथ मिलकर के और षड्यंत्र रचती है। Whose hatred comes from, अच्छा ये इसका भाई लगता है। ठीक है। और वो क्या कर, वो एट्रियस थीस्टस फैमिली का फ्यूड है, मतलब ये दोनों, ये वाला भाई देखो, ये जो थीस्ट, इसका भी कहानी मैं थोड़े समझा देता हूं। ये खानदान है साहब, कौरव और पांडव वाला खानदान समझ लो आप। ये क्या करता है कि इसको धोखा देता है इसका राज्य हड़पने के लिए। तो ये क्या करता है कि जब इसका राज्य हड़प लेता है तो ये क्या करता है कि इसके बच्चों को पका करके मांस और इसको खिला देता है बदला लेने के लिए। तो फिर अब जब इसका एक लड़का और पैदा होता है, वो सोचता है कि मैं इससे बदला लूंगा, इसने मेरे खानदान को कैसे नष्ट करने की कोशिश की। आपने सुना होगा ना बाली और सुग्रीव कैसे एक दूसरे की, उसमें जो सुग्रीव है उसकी पत्नी बाली ले गया था। पता होना चाहिए आपको कि ये कहानियां कैसे लगभग लगभग सेम जैसी हैं हर जगह। तो इस तरह से इनका एक पहले से ही चला आ रहा है। तो वो एजिस्थस क्या करता है, एरिस्टस का बेटा है और इस वजह से वो उससे बदला लेना चाहता है। फिर इसका थीस्टस का बेटा है। तो कैसेंड्रा प्रेडिक्ट्स द मर्डर बट नोबडी बिलीव्स, जो मैंने आपको बताया। क्लाइटेमेनेस्ट्रा किल्स एगेमेम्नन एंड कैसेंड्रा, वो दोनों को मार डालती है, वो सोचती है उसकी प्रेमिका है। तो अब इसमें आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इफिजीनिया, क्लाइटेमेनेस्ट्रास रिवेंज, एगेमेम्नन्स मर्डर। दूसरी जो दूसरा प्ले है ट्रिलॉजी में, द लाइबेशन बियरर्स, जिसको कोइफोर बोलते हैं। कोइफोर का मतलब ही है लाइबेशन बियरर, ये ग्रीक वर्ड है। तो इसमें एगेमेम्नन का बेटा ऑरेस्टीज क्या करता है, रिटर्न्स टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर। वो पहले बाहर गया हुआ होता है, आके पता चलता है मेरे बाप को मारा, वो कैसे बदला लेता है। डिस्गाइज्ड एज अ स्ट्रेंजर, भेष बदल के आता है। He tells Clytemnestra that Orestes is dead and then kills Aegisthus and subsequently Clytemnestra because he has killed his mother. The Furies, जिसको एरिनीज बोलते हैं, begin pursuing him, तो उसके पीछे पड़ जाती हैं ये देवियां। तो इसकी कहानी क्या हुई? ऑरेस्टीज डिस्गाइज करके आता है एजिस्थस और अपनी मां को मार डालता है, फ्यूरीज उसके पीछे पड़ जाती है। फिर तीसरा प्ले स्टार्ट होता है। लिंक्ड कहानियों को ट्रिलॉजी बोलते हैं।
अब कहानी क्या चलती है, देखिए इधर कि ओरेस्टिस फ्लीज टू डेल्फी। अब डेल्फी अपने कॉपी में लिखो सभी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट भी और जो केवल देख रहे हैं वो भी। ऑरेकल ऑफ डेल्फी, डेल्फी एक जगह है, इस यहां पर आपको कुछ तकलीफ है तो मंदिर में जाकर के आप पुकार कर सकते हो और वो अपोलो आपको क्या करेंगे, आंसर देंगे उसका। तो अपोलो सपोर्ट्स हिम, तो अपोलो उसको सपोर्ट करता है, मतलब देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। एंड देन टू एथेंस, और उसको कहता है कि वो गॉड कहता है कि तू एथेंस नाम के शहर चला जा। तो द फ्यूरीज परस्यू हिम, अब वो फ्यूरीज तो उसके पीछे लगी हुई, वो पीछे पीछे एथेंस चली जाती है उनके। अब वो एक जगह थक करके सो जाती हैं तो क्लाइटेमेनेस्ट्रा का गोस्ट आकर के उनको जगाता है इन फ्यूरीज को व्हेन दे फॉल asleep। तो एथेना एस्टैब्लिशेस अ ट्रायल एट द एरोपेगस। आपने एरोपेजिटिका का नाम सुना है, मिल्टन की बहुत बड़ी बुक है, तो वहीं से ये वर्ड, वो वर्ड यहीं से आया है। तो एथेना जो है, जो गॉडेस है, वो उनका ट्रायल रखती है और फिर जब वोट होने लगते हैं तो वोट्स आर टाइड, वोट्स को चेक किया जाता है, बट एथेनाज डिसाइडिंग वोट एक्विट्स ओरेस्टिस। बराबर के वोट पड़ते हैं, टाई हो जाता है मैच, मैच नहीं मतलब वो जस्टिस, आधे लोग दोषी मान रहे हैं, आधे लोग नहीं मान रहे। फिर वो एथेना क्या करती है, वो अपना एक लास्ट वोट दे देती है ओरेस्टिस को, इससे वो जीता हुआ मान लिया जाता है कि इसका अपनी मां का मर्डर करना जस्टिफाइड है। तो फ्यूरीज आर रिकनसाइल्ड, फ्यूरीज को मानना पड़ता है क्योंकि वो जस्टिस की तरफ जाती हैं, एंड बिकम्स द ह्यूमनाइट्स, यानी काइंडली वंस बन जाती है उसके लिए। तो ये कहानी भी आपको याद रह गई कि फ्यूरीज, फिर एथेना का ट्रायल, ओरेस्टिस का एक्विट होना यानी कि कोर्ट से बरी हो जाना, रिवेंज बिकम्स जस्टिस, रिवेंज कैसे जस्टिस बन जाता है। तो एगेमेम्नन का मर्डर होता है, लाइबेशन बेरर में रिवेंज लिया जाता है, ह्यूमनाइट्स में जस्टिस होता है। तो पहले में ब्लड रिवेंज है, दूसरे में लॉ है और तीसरे में सिविक जस्टिस। तो अच्छी तरह से कहानी समझ में आ गई, आंसर भी क्लियर हो गया, अब तो आराम से कर लोगे, आप आराम से कर लोगे, इसलिए दोबारा दिखाता हूं, देखो आपको कि आप कैसे कर लोगे आराम से। देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू ओरेस्टियस ट्रिलॉजी बाय एस्किलस। पहला कि कैसेंड्रा कर्स्ड बाय अपोलो प्रेडिक्ट्स द डेथ ऑफ एगेमेम्नन दो हर प्रोफेसी इज इग्नोर्ड। अब आपको पता है ना कि हाँ बिल्कुल ये सही है। फिर एजिस्टस रिवेंजफुल फीलिंग्स फॉर एगेमेम्नन रिजल्ट्स फ्रॉम देयर राइवलरी फॉर द हैंड ऑफ क्लाइटेमेनेस्ट्रा। इसके वजह से थोड़ी ना है, वो तो दोनों के परिवारों में पहले से ही गड़बड़ थी, इसका मतलब ये आंसर है। और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, दिखा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होएगा कि ओरेस्टिस हु हैज कम बैक विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग क्लाइटेमेनेस्ट्रा unexpectedly meets her and pretending to be a stranger tells her that Orestes is dead। तो ये देखो, ये सारी की सारी कहानी मैंने बताई, ये भी कहानी में घटित होती है। Orestes pursued by the Furies flees from them when they fall asleep, then Clytemnestra's ghost appear to wake them up। यानी कि अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना की इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने, नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद द disconcerting nuisances of boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई पहला कौन सा प्ले है जिसमें लड़का लड़की बनता है ठीक है, मतलब क्या निकल रहा है, डिस्कंसर्टिंग न्यूएंसेस का मतलब होता है कि बेचारे को न्यूएंसेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, कैसे कैसे बोलना है। ठीक है, बॉय लड़का है लेकिन लड़की के कपड़े पहनकर एक्टिंग करेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन को कैसे घुमाया, देखो क्रोनोलॉजी पूछ ली, देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको मेजर प्लेस की क्रोनोलॉजी बताई थी। हमेशा याद रखना है कि द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना जो स्टार्टिंग की कैटेगरी का प्ले है, एज यू लाइक इट मिड में लिखा गया था, ट्वेल्थ नाइट और लेट लिखा गया था, और मिड समर नाइट भी बीच का है। इसका मतलब इसका आंसर देखते ही पता चल रहा है कि टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। अब लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें भी लड़का लड़की बनता है, एज यू लाइक इट में रोजलिंड बनती है, ट्वेल्थ नाइट के अंदर आपको मालूम है हमारी हीरोइन बनती है, अभी नाम आ जाएगा, और मिड समर नाइट ड्रीम के अंदर कोई लड़का लड़की बनता है क्या है, देखते हैं अभी। तो शेक्सपियर के फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग में फर्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। तो आप पहले देखिए इन चारों को, देखिए जरा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कब लिखा गया, 93-94 में। इसमें फीमेल कैरेक्टर जूलिया है और वो क्या करती है, अपने आप को सेबेस्टियन बना लेती है, नाम याद रखना है। मिड समर्स नाइट ड्रीम में कौन है, ये लिखा गया 95-96 के अंदर, इसमें कोई लड़का लड़की नहीं बनता है। ठीक है, एज यू लाइक इट में रोजलिंड बनती है, गैनीमीड, मैंने आपको
जो मेरे स्टूडेंट है उनको बता रखा है कि गैनीमीड कौन होता है, जो गॉड अपोलो है ना उनका एक यूनक, यूनक का मतलब होता है मेल और फीमेल का मिक्सचर, एक सर्वेंट मान लो, पेज मान लो, जो उनकी सेवा करता है, तो वो आधा लड़का दिखता है आधी लड़की दिखता है, तो ऐसा ही नाम रखा है क्योंकि एक लड़की जब लड़का बनेगी तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसी दिखेगी। नाम भी सोच समझ के रखे हैं। और फिर आप देखिए जरा, और जो 12th नाइट है उसमें वायोला होती है, आपको पता ही है। और वायोला क्या करती है, सिजेरियो बन जाती है। सिजेरियो नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिजेरियो का मतलब होता है काटना, यानी कि जैसे किसी ने अपना मेल सेक्सुअल ऑर्गन कट करवा लिया हो। तो ये लड़की, और देखो ये तो मतलब एलिजाबेथ की डेथ से जस्ट 1 साल पहले का प्ले है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी मैंने थोड़ी और डिटेल दे दी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और, एक और कर लेते हैं। 5-5 क्वेश्चंस का ही रखा है मैंने क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। इन द फर्स्ट सीन इन विच गेथे इज फॉस्ट, अब आपको ये याद रखना है कि गेथे जर्मन राइटर हैं लेकिन वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड लिटरेचर में इनका क्वेश्चन आता है। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में 10 यूनिट्स होने के बावजूद भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक एक्सपीरियंस टीचर आपको बताएगा कि वो क्या क्या पूछते हैं। आप लोग लिख लीजिए, गेथे जर्मन राइटर है लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर में आते हैं, इस वजह से इनका ये जर्मन में लिखा हुआ वर्ड भी हमें पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि ये फॉस्ट का लेजेंड है और वो आपको पता है क्रिस्टोफर मार्लो ने भी लिखा है और इसने भी लिखा है, तो इसमें क्या दिखाया है कि इनके फर्स्ट सीन में वो बहुत दुखी हो जाता है, डिजेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ फिलोसफी, लॉ, मेडिसिन एंड थियोलॉजी, तो टर्न्स टू मैजिक आर्ट टू एक्वायर इनफाइनाइट नॉलेज। ये तो हम सबको पता है क्योंकि हमने क्रिस्टोफर मार्लो में भी पढ़ा था, डॉक्टर फॉस्टस में। बट ही फेल्स एंड हिज डेस्पिरेशन अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड बट रिफ्रेन्स एट द फाइनल मोमेंट। वो करने ही वाला है आत्महत्या, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के वो बचता है, वो रुक जाता है। व्हाट प्रिवेंट्स फॉस्ट फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड, क्या रोकता है उसको? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो जब सुसाइड करने लगता है तो उसको कौन रोक देता है अचानक से। तो देखिए उसमें ईस्टर की बेल्स बजती हैं। अब 4 ऑप्शन देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। पहला कि द इंटरवेंशन ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल, गैब्रियल आता है क्या प्ले में? नो। हिज अटैचमेंट, सॉरी हिज अटेंडेंट वैगनर परस्यूज हिम टू रिवोक द डिसीजन, वैगनर आकर के उसको कहता है कि मत कर आत्महत्या। या चाइमिंग ऑफ द बेल्स अनाउंसिंग ईस्टर फेस्टिविटीज। अब ईस्टर फेस्टिविटीज आपको, जो बच्चे आज वीडियो देखेंगे उनको पता है, आज सुबह भी हम लोग WB ईट्स पढ़ रहे थे एज अ ड्रामेटिस्ट, तो मैं ईस्टर राइजिंग के बारे में बात कर रहा था आपसे। ईस्टर एक फेस्टिवल है, सबको मालूम होना चाहिए क्रिश्चियनिटी में। उसकी जो बेल बजी तो बचपना याद आ गया, और बचपन में हमेशा होप रहती है बच्चों, बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते। छोटे बच्चों की बात चल रही है। अब आजकल अगर मान लो कोई कर रहा है तो फिर उसका बचपना छिन गया होगा और वो कम उम्र में बड़ा हो गया होगा, वो अलग बात है। कल को तुम मुझे टोको कि नहीं साहब हमारे मोहल्ले में बच्चे ने सुसाइड किया। बच्चे सुसाइड नहीं करते, बच्चे तो भरे ही आशा से होते हैं, तो उसमें बचपना और नॉस्टैल्जिक हो जाता है और वो आत्महत्या रोक देता है। ये इसका आंसर है। मेफिस्टोफेलिस अपीयर्स एंड ऑफर्स टू इनिशिएट हिम इनटू मैजिक, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें पहले वो होप से भर जाता है। दोनों प्लेस में बहुत डिफरेंस है बच्चों, जबकि लिखे दोनों उसी लेजेंड के ऊपर है। अब आ जाओ कि साहब गेथे का फॉस्ट का क्या क्या है, आंसर तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब गेथे के फॉस्ट की स्टोरी को शॉर्ट में सीखो सब लोग। क्या नाम है साहब इसका? जॉन वोल्फगैंग वॉन गेथे, 1749 से 1832, यानी कि जब रोमांटिसिज्म चल रहा था इंग्लैंड में, तब जर्मनी में ये आदमी भी लिख रहा था। इन्होंने, ये नाचने लगे थे शकुंतलम, कालिदास का शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके इन्होंने डांस करने लगे थे कि ऐसा भी कोई लिख सकता है, पता होना चाहिए आपको। इन्होंने फर्स्ट को 2 पार्ट्स में लिखा है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने 1888 में लिखा, ये क्वेश्चन बन रहा है, और सेकंड 32 में लिखा, इतना गैप है। मेन स्टोरी क्या है कि फर्स्ट एक स्कॉलर है, डिससेटिस्फाइड विद कन्वेंशनल नॉलेज, मेक्स अ पैक्ट, एक संधि करता है मेफिस्टोफेलिस के साथ। मेफिस्टोफेलिस सबको पता होना चाहिए सेटन का जस्ट नेक्स्ट, शैतान का दूत मान लो। तो मेफिस्टोफेलिस एग्री करता है कि वो उसको सर्व करेगा इस संसार में। कब तक करेगा, ध्यान से देख लो कि इफ फर्स्ट एवर बिकम्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द मोमेंट, अगर तू 1 मिनट भी सेटिस्फाइड हुआ तो, है ना, विशेस इट टू रिमेन फॉर एवर, और तूने कोशिश की कि मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहूं, उसी वक्त मैं चला जाऊंगा। उसी वक्त मतलब तेरे को हम मार देंगे, तेरी सोल जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अंदर ये कहानी है कि तू सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब जो जिनके ऊपर भूत का साया है या जो ब्लैक मैजिक के साये में है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, ठीक है। इसका मतलब हो गया आज के लोग सारे के सारे।
फॉस्ट क्या करता है, ग्रेशन यानी कि मार्गरेट के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी प्यार हो जाता है। देयर लव अफेयर लीड्स टू ट्रेजेडी, क्योंकि ग्रेशन की मदर की डेथ हो जाती है, उसका ब्रदर वैलेंटाइन है, वो उसको फॉस्ट मार डालता है, फिर वो गिल्ट में रहता है, एंड ग्रेशन इवेंचुअली किल्स हर ओन चाइल्ड एंड इज इम्प्रिजन्ड, वो अपने बच्चे को मार देती है। इन सब में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्फेंटिसाइड का कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे को मारने का, उसे कैद कर लिया जाता है औरत को। एट द एंड ऑफ पार्ट 1 फॉस्ट ट्राइज टू रेस्क्यू ग्रेशन, वो उसको बचाने की कोशिश करता है, बट शी रिफ्यूजेस टू एस्केप एंड टर्न्स टू गॉड, यानी कि इसकी जो प्रेमिका है उसको गॉड की प्राप्ति होते हुए दिखाई है, जो कि उसको डिवाइन वॉइस कहती है कि शी इज सेव्ड। मेजर कैरेक्टर्स में खुद फॉस्ट है, मेफिस्टोफिलीस है, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी मैंने करके आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो कर लो सब लोग। ग्रेशियन इनोसेंट वुमन whose life is destroyed by affair वैगनर, उसका जो नौकर है। फॉस स्कॉलरली असिस्टेंट एकेडमिक काउंटर पार्ट है, नौकर नहीं कहना चाहिए, उसका साथी मान लो। वैलेंटाइन ग्रेशियन का ब्रदर है जिसको ये मार डालता है। अब है कि भाई डॉक्टर फॉस्टर्स और गेथे के मार्लो में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। पहला कि ये रोमांटिक और एनलाइटनमेंट के दौरान लिखा गया है। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है एक खास पीरियड आया था, पढ़ाऊंगा आपको, इसमें मेरा एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे, चाहो तो सर्च करके देख लो, ठीक है। ये जर्मन ट्रेडिशन का प्ले है, और इसमें क्या वो रेनेसा ट्रेजेडी है, मतलब इसको ट्रेजेडी के तौर पे कम दिखाया गया, इसको ट्रेजेडी के तौर पे दिखाया गया था डॉक्टर फॉस्टर्स के। इसमें डॉक्टर ये जो फॉस्ट है ये क्या चाहता है, इसमें कहीं भी इसको डॉक्टर नहीं कहा है, इसको केवल फॉस्ट कहा है। नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मीनिंग चाहिए लाइफ में, और इसको हमेशा पावर, वेल्थ, प्लेजर एंड नॉलेज चाहिए। ये रेनेसा एलिमेंट्स हैं, ये एनलाइटनमेंट एलिमेंट्स हैं। एनलाइटनमेंट और रेनेसा में जमीन आसमान का अंतर है। ये मेफिस्टोफिलिस के साथ संधि करता है, ये लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस दोनों के साथ संधि करता है ना। फिर इसमें ग्रेशन की ट्रेजेडी सेंट्रल पार्ट है फर्स्ट का, जबकि इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है। फर्स्ट अल्टीमेट फेट इज सेल्वेशन, क्योंकि अल्टीमेट फेट उसका क्या है कि उसको सेल्वेशन चाहिए, और इसमें तो वो डैम्ड हो जाता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उसकी सोल को निकाल के ले जाते हैं, है ना। ये ज्यादा फिलोसॉफिकल स्कोप का ड्रामा है, ये केवल ड्रामेटिक ट्रेजेडी तक दिखाया गया है, और फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1592 के अंदर। बाकी आपके अंदर ये कुछ कुछ चीजें जो आपको सिर्फ वापस से एक बार रिवाइज करने के लिए लिखी है कि फर्स्ट एम्बिशन, पैक्ट, पैक्ट मतलब संधि, रिपेंटेंस, टू लेट और डैमनेशन। गेथे के अंदर फर्स्ट सर्च फॉर नॉलेज, एक्सपीरियंस, एरर एंड सफरिंग। सफरिंग जो है उसको हमेशा याद रखो, सफरिंग अच्छा बनाती है। तो ये गलत फहमियां है ना जिनको, कि नहीं साहब हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, एंटरटेनमेंट करें, जीवन में दुख ना हो, तो उसके कई जन्म होते हैं दोबारा दोबारा, इसीलिए दुख आना बहुत जरूरी माना जाता है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दुख आपको प्यूरिफाई करता है, सफरिंग आपको दूसरों से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है बच्चों, ठीक है। स्ट्राइविंग एफर्ट दिखाया है, अल्टीमेट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्वेशन है, बहुत गहरा है, गेथे का लिखा हुआ है तो गहरा प्ले होगा, ठीक है। फिर चलो यहां तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा।